Assalamualaikum students, welcome all of you in the class. Today again we'll continue with the same lesson, and that is a conservation of plants and animals, which is from science book of class 8. And in this lesson there are some left out topics and we'll try to cover them today in our class. So let's begin. We'll begin today with the wildlife sanctuary. अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो क्या है? सेंचुरी मीन्स कि जहाँ पे वो जगहें हैं जहाँ पे किलिंग या पोकिंग, जिसको हम कहते हैं पकड़ना, कैप्चरिंग एनिमल्स का, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। यानी कि उसको हम वहाँ पर नहीं कर सकते, ना किलिंग कर सकते हैं और ना ही कैप्चरिंग कर सकते हैं। और वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की बात आ रही है तो इट्स ऑल अबाउट कि यहाँ पे जैसे कि हमने देखा इससे पहले कि बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, फॉरेस्ट्स होते हैं, कुछ एरियाज़, पर्टिकुलर एरियाज़ होते हैं जो कि अंडर गवर्नमेंट आते हैं या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करती है, कंजर्व करती है। तो ऐसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी है जहाँ पे कि प्रोटेक्शन होती है और सूटेबल लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं किनको? वाइल्ड एनिमल्स को। ठीक। सो सेंचुरीज़ वही प्लेसेस होते हैं जहाँ पे किलिंग या कैप्चरिंग है एनिमल्स की, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है। प्रोहिबिटेड मीन्स कि वहाँ पे मना है, स्ट्रिक्टली वहाँ पे कोई अंदर नहीं जा सकता है विदाउट परमिशन। जैसा कि हमने देखा कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं ये पर्टिकुलरली उन एनिमल्स के लिए बनाई जाती हैं जो कि थ्रेटन्ड है, जो कि अब बहुत कम इसमें है, जो कि रेट ऑफ एक्सटेंक्शन जो है उसकी कगार पे है। उसमें से कुछ एनिमल्स आते हैं लाइक ब्लैक बक है, वाइट आइड बक है, बहुत सारे हैं, क्रोकोडाइल है, पाइथन है, राइनोसरॉस है, डक्स है। So all these are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. इंडियन सेंचुरीज़ में भी बहुत सारे लैंडस्केप्स हैं जहाँ पे कि उन्होंने फॉरेस्ट को लेवल किया है, माउंटेन फॉरेस्ट को है, या बाकी सारे डेल्टास वगैरह आते हैं तो वो भी उनमें फिर ऐड किए होते हैं ताकि वो उनको भी प्रिजर्व कर सकें। सो ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स है ना, अब इनमें भी एक चीज़ हुआ है कि वो भी सेफ़ नहीं है, बिकॉज पीपल जो हैं लिविंग इन द नेबरहुड एनक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। यानी कि जो विसिनिटी में उनकी रहते हैं, नेबरिंग पार्ट्स में रहते हैं, उन्हीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में या बायोस्फीयर रिजर्व्स में, तो वो कभी कभी कोशिश करते हैं कि वो इस बाउंड्री को क्रॉस कर सकें और वहाँ पे फिर वो उन एनिमल्स को भी हार्म पहुँचाते हैं। तो जिसकी वजह से अभी ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है दे इवन आर नॉट सेफ़। वहाँ पे फिर भी इतनी प्रोटेक्शन होने के बावजूद ह्यूमंस जो हैं वो एंटर करते हैं। सो चिल्ड्रंस हेयर आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट। जो ये जो विजिट पे थे कुछ स्कूल स्टूडेंट्स, जो कि आप बुक में आप देख सकते हो कि उन्होंने फिर रिकॉल किया ज़ू का। दे रिकॉल दैट जूज आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देन अ ज़ू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? यानी कि ज़ू भी तो वही जगह है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ह्यूमन से बचाया जाता है और उनको फीड भी किया जाता है। सो सेम इज़ द केस विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे भी वही चीज़ होता है। तो फिर डिफरेंस है क्या? अब ज़ू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये डिफरेंस है कि ज़ू में उनको सिर्फ प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन जो हैबिटेट उनका होता है वो वैसा नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती है वहाँ पे बिल्कुल ही उनको वही हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है जिस हैबिटेट में वो रहने के आदी होते हैं। तो जिसकी वजह से उनको ना ही कोई मुश्किल होती है और ना ही उनको कोई फिर अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी अडेप्टेड टू द नेचुरल हैबिटेट जो कि उनको वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है। ज़ू में दे आर केज्ड, दो दे आर प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको फीड किया जाता है, बट स्टिल दे आर केज्ड, दे डोंट हैव देयर नेचुरल हैबिटेट इन द ज़ू। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। होप यू अंडरस्टैंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। आप इस स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है देयर आर टॉप 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, जो कि मोस्ट प्रोबेबली साउथ इंडिया में होती हैं ज़्यादातर, तो जिससे कि वो इन वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर टॉपिक, सब टॉपिक, जो कि है रेड डेटा बुक। आप अपनी बुक पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे रेड डेटा बुक जो है वो एक सोर्स बुक है विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स।
कोई भी एनिमल हो या कोई भी प्लांट हो या कोई भी अदर स्पीशी हो, उस सब का रिकॉर्ड रखती है। लेकिन ये खसूसन उन्हीं एंडेंजर्ड एनिमल्स का, जो कि विच आर लीडिंग टू द मतलब विच हैव क्रॉस्ड द लिमिट ऑफ एक्सटिंक्शन, तो उनका रिकॉर्ड रखते हैं। और रिकॉर्ड रखने के बाद फिर उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए काम करते हैं। ठीक है। सो दिस रेड डेटा बुक इज़ एक्चुअली द सोर्स बुक, जिससे कि हमको पता चलता है कि एंडेंजर्ड एनिमल्स जो हैं या प्लांट्स जो हैं या कोई भी दूसरे स्पीशीज़ जो हैं ऑन विच आर लिविंग ऑन द अर्थ, उनका रिकॉर्ड रहता है और उनको पता चलता है कि ये कहाँ पे हैं, एंड फिर उसके बारे में, फिर उसकी प्रोटेक्शन के बारे में या बाकी चीज़ें जो उनको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं सच दैट दे वुड बी सर्वाइव्ड, तो उसके बारे में फिर काम करते हैं. So this is all about red data book. Now moving on to another subtopic, and that is migration. Migration में देखा जाता है कि migration is actually the movement of an organism, of an animal or a group of organisms या group of animals का movement होता है from its natural habitat, जहाँ पे वो असल में रह रहा होता है, to another place, दूसरी जगह पर, at a particular time every year. यानी किसी ख़ास टाइम पे, हर साल किसी ख़ास टाइम पे, जब वो अपने घर से दूर, उनका जो अपना नेचुरल हैबिटेट होता है, उस घर से वो किसी दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं फॉर इन ऑर्डर टू अवॉइड इनहैबिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। अगर ज़्यादा गर्मी हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, दैट्स वाई दे माइग्रेट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट टू अदर प्लेस। या फिर ब्रीडिंग की वजह से वहाँ पे वो प्रॉपरली ब्रीड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको शिफ्ट होना पड़ता है, माइग्रेट होना पड़ता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट्स कॉल्ड माइग्रेशन। इसमें जो होता है जो इसमें बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो फ्लाई करते हैं टू फार अवे एरियाज़ किसी भी टाइम में, मतलब उनको लगता है कि नो द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर देम to live there or to breed there or to survive there, तो that's why they move to another place जहाँ पे उनके जो survival conditions हैं या climatic conditions हैं वो favorable होते हैं. ठीक है। या उनको एग्स ले करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है या प्रॉपर सूटेबल हैबिटेट चाहिए होता है, तो वो जो जहाँ पे वो रह रहे होते हैं वो इम्प्रॉपर होता है या इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस होते हैं, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं उन हैबिटेट्स में। सो ये उनके लिए एक किस्म का चैलेंज भी होता है। तो क्या बोलते हैं इसको, माइग्रेट करना उन स्पीशीज़ के लिए, या फिर फूड के लिए वो माइग्रेट करते हैं, या कहीं किसी जगह पे ड्रॉट आता है या फ्लड होता है, ज़्यादातर खुश्की होती है या ये होते हैं फ्लड्स आते हैं या वॉल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो इनकी वजह से वो जो है वो अपनी ये सीजनल चेंज करते हैं। सीजनल चेंज करने के बाद दे फील मोर कंफर्टेबल in that place where they are migrating. Hope this migrating is also clear to you. So another subtopic is recycling of paper. तो इसमें जो है प्रोफेसर अहमद जो है वो इन बच्चों को इस और एक और कॉज के बारे में उनका ध्यान देना चाहते हैं, जो कि है डिफॉरेस्ट्रेशन का। एंड ही ऑल्सो टेल्स देम कि इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। यानी कि हमें पेपर जब चाहिए होता है तो उसके लिए हमें 17 फुल्ली ग्रोन ट्रीज़ जो हैं, वो मैच्योर ट्रीज़ हैं, उनको काटना पड़ता है, तब जाके हमको पेपर मिलता है। सो देयरफॉर वी शुड सेव पेपर। हमें पेपर को सेव करना चाहिए जितना हो सके। और इन्होंने इनको ये भी बताया कि पेपर जो है वो रिसाइकल भी किया जाता है। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। यानी कि वो हम इस सिंगल पेपर को 5 से लेकर 7 टाइम्स तक रिसाइकल कर सकते हैं और उसको रीयूज़ कर सकते हैं। If each student saves at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. उसकी वजह से, यानी कि अगर हम अपना ही पेपर जो है वो सेव करें, उनसे ज़ाया ना करें, हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसा कि प्रोफेसर अहमद ने भी इनको बोला कि वो इनको 5 से 7 टाइम तक भी रिसाइकिल, 7 दफ़ा तक भी रिसाइकिल कर सकते हैं। सो वी कैन सेव इन दैट केस सो मैनी ट्रीज़, अगर हम पेपर को रिसाइकिल करें, उसको ज़ाया ना करें।
सो वी शुड सेव, रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट जितना हो सके. बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी और वाटर, जो कि फिर इस पेपर बनाने में मैन्युफैक्चर होता है. यानी कि जब हम पेपर बनाते हैं तो पेपर ऐਵੇਂ ही नहीं बनेगा ना कि हम पेपर को रिसाइकिल कैसे करेंगे. रिसाइकलिंग के लिए भी मैन्युफैक्चर के लिए भी ज़रूरी होता है पावर की या वाटर की, तो हम अल्टीमेटली उनको भी सेव कर सकते हैं. सो एंड द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स जो कि पेपर में मतलब पेपर मेकिंग में यूज़ होते हैं उनको भी हम कम कर सकते हैं. सो 3 चीज़ें हम इससे कर सकते हैं. एक तो पेपर भी रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं. पानी और इलेक्ट्रिसिटी भी हम कम फिर उसको भी सेव कर सकते हैं. और जो हार्मफुल केमिकल्स हम यूज़ करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर या इन मेकिंग पेपर, तो उसका भी इस्तेमाल कम हो सकता है. दैट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड. होप आपको रिसाइकलिंग ऑफ पेपर जो है वो समझ में आ गया होगा. अब लास्ट सब टॉपिक जो हमारा बचता है दैट इज़ रीफॉरेस्ट्रेशन. रीफॉरेस्ट्रेशन एक जवाब है डिफॉरेस्ट्रेशन का. डिफॉरेस्ट्रेशन हमको पता चल गई है, जो हम प्लांट को काटते हैं, यानी कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज़ डिफॉरेस्ट्रेशन. एफॉरेस्ट्रेशन होता है प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. ठीक. बट रीफॉरेस्ट्रेशन इज़ दैट रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज. यानी कि जो फॉरेस्ट रीस्टॉक मतलब जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हुआ होता है, एज यू कैन सी इन द इमेज 2001 में ये फॉरेस्ट, यही जगह देखो कितना बिल्कुल ही खाली थी. एंड 2019 में हमने इसको रिस्टोर किया, कोई भी मतलब बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, तो जिसकी वजह से ये फिर से आबाद हो गया ये फॉरेस्ट. सो दिस इज़ कॉल्ड रीफॉरेस्ट्रेशन. यानी कि रीस्टॉकिंग, उसी फॉरेस्ट को जो डिस्ट्रॉय हुआ है उसको रीस्टॉक करना. रीस्टॉक कैसे करोगे आप? उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगा के, ट्रीज़ लगा के, जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट जो है वो फिर से आबाद होगा और उसमें एफॉरेस्ट्रेशन हो जाएगी. सो रीफॉरेस्ट्रेशन, तभी मैंने कहा कि इट्स एन आंसर टू डिफॉरेस्ट्रेशन. डिफॉरेस्ट्रेशन को एक जवाब है कि हम जी नए से दोबारा से अपने फॉरेस्ट जो हैं, जो कि डिस्ट्रॉय हुए हैं, जो कि ख़त्म हुए हैं, उनको फिर से आबाद कर सकते हैं. And the planted trees should generally be of the same species which were found in that forest. ये एक important part है इसका कि उस forest में जो भी पहले species kind of species of plants लगे हुए थे वही हमको वापस फिर से लगाने, because that जो soil है is fertile for only that kind of species, तभी वो वहाँ पे आबाद होंगे. ये point number 1. And we should plant at least as many trees as we cut. यानी कि हम उतने ही ट्रीज़ एटलीस्ट लगाने की कोशिश करें जितने हम यहाँ से काटते हैं, तो जिसकी वजह से ये बैलेंस क्रिएट होगा. एंड रिफॉरेस्ट्रेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो. ये नेचुरली बाय नेचर कुदरती तौर पर भी रिफॉरेस्ट्रेशन होती है. आप देख सकते हो कि हम जंगलों में जब जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि या ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो हमने कभी अपने हाथों से नहीं लगाए होते, बट दे आर नेचुरली देयर. सो दिस इज़ व्हाट नेचुरली मतलब टर्म मीन्स कि वहाँ पे वो खुद भी उग सकते हैं. इफ़ द डिफॉरेस्ट्रेटेड एरिया जो है इफ़ इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट री एस्टैब्लिश इटसेल्फ. वहाँ पे वो फिर खुद ऐसे होता है कुदरती तौर पर, फिर वहाँ पर फिर से हरा भरा वो ग्रीनरी उगती है बाय नेचुरली. एंड फिर उसके बाद वो फॉरेस्ट जो है वो फिर से आबाद हो जाते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस reforestation, and this whole chapter of conservation of plants and animals came to an end. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर जो है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा. आई होप कि आप घर पे भी अपने इस चैप्टर को डिटेल स्टडी करें ताकि उस चीज़ से आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हों. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, बी सेफ. अल्लाह हाफिज़.